स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जब भी हम एग्रीकल्चर का कोई भी पार्ट पढ़ते हैं, चाहे वो एडवांस लेवल ही क्यों ना हो, तो अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, इसके पीछे का लॉजिक ये हो सकता है कि हम एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं का मतलब है कि बीएससी में जो भी हमने पढ़ा है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल में, उसमें हमने एग्ज़ाम पास करने के लिए तो चीज़ें पढ़ ली है, लेकिन अब जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने जाते हैं तो रटने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। क्योंकि इसके पीछे का एक ही कहानी है कि आप एग्रीकल्चर का बेसिक चीज़ें नहीं समझ पाते हो। आप वो चीज़ें नहीं समझते हो जो चीज़ें आपको एडवांस लेवल को समझने में आसान करती है। अब कौन कौन सी पॉइंटें होती है जो बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर, या फिर हम कह सकते हैं कि वे ऑफ एग्रीकल्चर, जो आपको एडवांस लेवल समझने में आसान कर देगी, वो होता है हमारा एग्रीकल्चर का डिफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज, वो होता है रिवैल्यूएशन ऑफ मैन, वो होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो आज का जो सेशन रहेगा, इस सेशन में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर से। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को, मतलब क्लास को देखने के बाद आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर में जो भी आपने नहीं भी पढ़ा होगा, या ग्रेजुएशन लेवल में जो भी नहीं भी पढ़ा होगा, या अभी आप बीएससी एग्रीकल्चर में हो तो आप कॉलेज के दौरान जो भी पढ़ाई नहीं किया होगा वो आप इस क्लास के दौरान कर लोगे। बस आपको करनी यही है कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। तीसरी पॉइंट ये है कि आप एक अलग से नोटबुक बनाएंगे। इस सीरीज़ को मैं प्रयास करूंगा कि एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए और पूरे कंप्लीट कर दूं। बीच में इस टॉपिक को ना समाप्त करें या फिर इस टॉपिक को स्टॉप ना दें। तो जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे है, उनको ये ज़रूर करना है कि ये यूट्यूब की क्लास ना समझ कर आप पेड क्लासेज ही समझिए, और इस पे आपको बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर को कंप्लीट किया जाएगा। समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे, इसलिए हम एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसके इंडेक्स के बात करें कि किस किस विषय पे हम बात करेंगे इस पूरे वाले क्लास में। उसमें सबसे जो पहला हमारा होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। क्योंकि आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है कि एक बंदा अगर किसी दूसरे बंदा से इंटरेक्ट हो पाता है, किसी दूसरे बंदे से संपर्क में आ पाता है, किसी को हम ऐसे कह दे कि उसको हम समझ पाते हैं, तो वो हमारा लैंग्वेज हो जाता है। इसीलिए आप जब अलग अलग कंट्री में जाते हो, एक कंट्री के अलग अलग स्टेट में जाते हो, एक स्टेट के अलग अलग रीजन्स में जाते हो, डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, तो अलग अलग लैंग्वेजेस बोला जाता है। अगर अगर आपको लैंग्वेजेस की पकड़ नहीं होती तो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाओगे। तो लैंग्वेज का फॉर्मेशन हमें बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से बेसिक क्वेश्चन एक दो बन ही जाता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। ऐसे AFO जैसे एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने को मिलता है। अब हम फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज के बाद हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के जनरल इंट्रोडक्शन डिफिनेशन के बारे में। फिर उसमें इम्पोर्टेंट दो फैक्टर होगा, जिसमें इवैल्यूएशन ऑफ मैन और इवैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में कि भाषा का निर्माण कैसे हुआ। फिर अपन आगे का पॉइंट एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज, किसके बारे में, फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज, तो इसको कुछ हम इस तरह समझते हैं। जैसे मान लो ये एक हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज है। बात करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज है। हम सपोज डेट मानते हैं कि किसी हम दूसरे कंट्री में गए जहाँ पे लैटिन भाषा बोला जाता है। हम किसी और दूसरे कंट्री में गए जहाँ पे संस्कृत भाषा बोली जाती थी। हम किसी और दूसरे लैंग्वेज में गए जहाँ पे ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती थी। और इसी को हम ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को क्या कहते हैं, एंग्लो सेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है। मान लो कहीं पे और हम गए, वहाँ पे ग्रीक भाषा बोली जा रही है, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग भाषा बोली जा रही है। अब मान लो संस्कृत वाला व्यक्ति अगर लैटिन बोलने वाले कंट्री में जाता है तो उसको या तो लैटिन आना चाहिए, नहीं तो
उस लैटिन वाले भाषा देश को संस्कृत आनी चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हम कितना भाषा सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते हैं। हम ग्रीक सीखना पड़ेगा, फिर उस तरह से एंग्लो सेक्सन सीखना पड़ेगा, फिर अलग अलग जैसे फ्रेंच है तो फ्रेंच सीखना पड़ेगा, अरेबिक है तो अरेबिक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। इसलिए हमने सोचा, हम लोगों ने सोचा कि जो भी संस्कृत बोलने वाले हैं, जो भी लैटिन बोलने वाले हैं, वो अपने देश में तो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में हम सब आपस में बैठ के एक ऐसे भाषा का निर्माण कर ले कि जो एक ऐसा भाषा हो जो सबको आनी चाहिए, और उसी भाषा को इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में जाना जाएगा, और उसी चीज़ से हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे अगर संस्कृत वाला उस भाषा को जानता है तो लैटिन वाले को भी वो समझना पड़ेगा, और उसी भाषा में व्यापार कर लेंगे। संस्कृत उनका अपना रिचुअल बचा हुआ रहेगा, कल्चर बचा हुआ रहेगा, और लैटिन वाले का लैटिन का रिचुअल बचा हुआ रहेगा। तो इसलिए एक भाषा का निर्माण किया गया, जिस भाषा का हमने नाम दे दिया इंग्लिश। क्या नाम दे दिया? इंग्लिश दे दिया। तो इसीलिए जब भी आप स्पोकिंग थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, कि हर एक राज्य में, ये हर एक कंट्री में बोला जाता है। अब जो भी कंट्री होगा उसको ये इंग्लिश भाषा आनी चाहिए। इसलिए आप जब भी देखते हो कोई भी कंट्री किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर कोई दूसरा कंट्री उस कंट्री में गया हुआ है, जैसे मान लो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट हमारे कंट्री में आएगा, तो उसको हम भोजपुरी बोल के तो बताएंगे नहीं, उसको हम राजस्थानी बोल के बताएंगे नहीं, उसको बागड़ी बोल के बताएंगे नहीं, रिप्रेजेंट करेंगे नहीं। तो या तो हिंदी वो समझ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश में हम बात करेंगे, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। ये हमारी बात हो गई। अब इस सिलसिला में ये होती है कि लैंग्वेज का फॉर्मेशन तो हमने कर लिया। इसको अगर हम बेसिक में समझे कि इंडिया लेवल पे समझते हैं, तो इसको कैसे समझते हैं ये देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, और यहाँ के लोग बंगाली बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। फिर यहाँ पे यूपी है, और यूपी में भी अलग अलग रीजन में, यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग भाषा बोली जाती है। लेकिन हम एक जनरल भाषा की बात करें तो अवधी ज़्यादा फेमस है, इसलिए अवधी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। उसी तरह से राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के अलग अलग रीजन में अलग अलग भाषा बोली जाती है, लेकिन बागड़ी हम यहाँ पे क्या करते हैं, समझने के लिए रख लेते हैं। फिर उसी तरह से साउथ इंडिया के अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा बोली जाती है। अब यूपी का बंदा अगर वेस्ट बंगाल जाता है, तो या तो वेस्ट बंगाल को यूपी का भाषा यानी कि अवधी आनी चाहिए, नहीं तो यूपी वाले को वेस्ट बंगाल की भाषा यानी कि बंगाली आनी चाहिए। तो इस केसेस में होता क्या है कि हम एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते, हम एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जो कमी है वो है भाषा की। और भाषा एक ऐसा चीज़ है जो दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ सकता है, दो लोगों को आपस में जोड़ सकता है। जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि दोनों का हाथ पैर बांध देगा आपस में। जोड़ने का मतलब यहाँ ये है कि एक दूसरे का बात एक दूसरे समझ सकता है। तो फिर इन्होंने हिंदी लैंग्वेज का निर्माण कर लिया। तो अब हम जब भी कहीं जाते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से मेरा वीडियो देख रहे हो, तो हम जो हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप समझ पा रहे हो, लेकिन आपका एक पर्सनल लैंग्वेज होगा। आपका जो स्टेट होगा उसका अपना एक लैंग्वेज होगा, आपका जो रीजन होगा उसका एक अपना लैंग्वेज होगा। इस केसेस पे हम क्या करते हैं, भाषा का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये भाषा का फॉर्मेशन की बातें हो गई। अब यहाँ से ना 5 चीज़ें निकल के आई, 5-6 चीज़ें निकल के आई जो आपको याद रखनी है। जैसे कि आपसे जैसे ट्रिक आप कॉलेज के दौरान भी पढ़े होंगे, आप नहीं भी पढ़े होंगे तो ये चीज़ें आपको अभी पता हो जाएगा। जैसे कि ट्रिक ये है कि जिसके लास्ट में भी नोमी लगा होगा, क्या लगा होगा, नोमी लगा होगा। किसी भी सेंटेंस, किसी भी शब्द, किसी भी वर्ड के नाम के पीछे अगर नोमी लगा होता है, या फिर हम कह सकते हैं दूसरा पॉइंट कि लॉजी लगा होता है, या फिर वाई लगा होता है, उस केस में हम मानते हैं कि ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, यानी कि ये ग्रीक भाषा से ये शब्द को लिया गया है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, नोमी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, लॉजी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, वाई जिसके लास्ट में है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। अब एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, अपवाद हर जगह होते हैं। तो अपवाद में हमारे पास आ जाता है एक तो पोमोलॉजी, क्या आ जाएगा, पोमोलॉजी। और दूसरा हमारे पास आ जाता है सोशियोलॉजी, और तीसरा हमारे पास आ जाता है फॉरेस्ट्री। क्या आ जाता है, फॉरेस्ट्री आ जाता है। अब पोमोलॉजी जो है
वो याद रखेंगे कि लॉजी तो हमारा यहाँ पे ट्रिक फेल नहीं कर रहा है, यहाँ पे ग्रीक का ही है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पोमो, तो पोमो हमारा लैटिन शब्द से लिया गया है। तो लैटिन और ग्रीक से लिया गया है कौन सा, तो हम पोमोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। सोशियोलॉजी में हम बात करें तो ये भी लैटिन और ग्रीक दोनों से लिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट जो है फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री जो शब्द है वो फॉरेस्ट से लिया गया है। और फॉरेस्ट का मतलब होता है लार्ज एरिया ऑफ प्लांट, या फिर हम कह सकते हैं हाई डेंसिटी ऑफ प्लांट पॉपुलेशन, तो वो फॉरेस्ट कहलाता है। फॉरेस्ट जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। कैसे लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है फॉरेस्ट शब्द को, इस बात को याद रख लेंगे। अब लैटिन भाषा क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने ग्रीक समझ लिया, अब आप समझ लो लैटिन भाषा। लैटिन भाषा में याद रखेंगे कि जिसके लास्ट में कल्चर लगा हो, क्या लगा हो जी, कल्चर लगा हो, उसे हम कहते हैं कि ये जो लैंग्वेज है, मतलब ये जो शब्द है ये लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। मतलब लैटिन में कल्चर के बारे में बात किया जाता है। कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब होता है कि वाइल्ड स्पीसीज़ को डिसिप्लिन या कल्टीवेशन स्पीसीज बनाना। यानी कि वाइल्ड जो स्पीसीज़ है, जंगली जो स्पीसीज़ है, उसको हम प्रॉपर सोइंग करके, प्रॉपर टाइमिंग मैनेजमेंट करके, प्रॉपर फील्ड बनाकर हम क्या बना सकते हैं, उसे कल्चरल फॉर्म में बदल सकते हैं। तो उसे हम कल्चर कहते हैं। कल्चर का मतलब नहीं होता है कि हमारा कल्चर अलग है, आपका कल्चर अलग है। डैट मीन्स क्या है, कल्चर का मतलब क्या होता है, एक सभ्यता आना, एक डिसिप्लिन आना। तो कल्चर ये चीज़ें यूज हो जाती है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, चूँकि हमने बात किया ही है कि एक्सेप्शन इज द एवरीवेयर। एक्सेप्शन क्या है जी, एक्सेप्शन है सिटरी कल्चर, सिटरी कल्चर। अब सिटरी कल्चर में जो सिटरी है वो लैटिन भाषा से, सिटरी है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, तो सिटरी हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया है। लेकिन वहीं अगर कल्चर की बात करें तो कल्चर हमारा कैसा है, तो लैटिन से लिया गया है। इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। अब वहीं पे आ जाता है हमारे पास दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, वो आता है हमारे पास लैग कल्चर। क्या आता है, लैग कल्चर। अब लैग जो शब्द है ना वो संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है। लेकिन वहीं कल्चर ट्री के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, लैटिन। तो ये लैटिन प्लस कल्चर है, तो मतलब लैटिन प्लस संस्कृत है। इस बात को आप याद रख लेंगे। इस तरह से लैंग्वेजेस का निर्माण हुआ है जो आपको याद रखनी है। फिर एक ऐसा लैंग्वेज आता है जिस लैंग्वेज को हम कह देते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच लोग बोलते हैं। तो फ्रेंच लैंग्वेज से कौन सा लिया गया है शब्द, तो ट्रक गार्डनिंग आपने सुना होगा, या नहीं भी सुने होंगे तो हम आगे जिक्र करेंगे। तो ये ट्रक गार्डनिंग की अगर हम बात करें, किसके बारे में, ट्रक गार्डनिंग, तो फ्रेंच वर्ड का शब्द है या फ्रेंच भाषा का शब्द है। अब हमारे पास आ जाता है दूसरा और भाषा जिसे ओल्ड इंग्लिश। ये ओल्ड इंग्लिश जो देख रहे हो, इंग्लिश के निर्माण होने से पहले का लैंग्वेज है। ओल्ड इंग्लिश में होता क्या है, तो ओल्ड इंग्लिश में कौन कौन सी शब्द आई हुई है, या फिर ओल्ड इंग्लिश भाषा से कौन कौन सी शब्द ली गई है, तो टिलेज जैसे शब्द को ओल्ड इंग्लिश से लिया गया है। वीट जैसे शब्द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा चीज़, अरेबिक लैंग्वेज। अरेबिक लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज में दो लैंग्वेजेस याद रखेंगे, जो वर्ड याद रखेंगे। एक तो पहला वर्ड है हमारा मानसून, और दूसरा हमारा वर्ड जो है वो है रबी, खरीफ और जायद। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब हम आगे चले और दूसरी लैंग्वेजेस की बात करें, तो दूसरा लैंग्वेजेस हमारे पास जो बचता है, मतलब इसके अलावा जो लैंग्वेजेस बचता है वो हमारे पास कौन सी होती है, तो ओल्ड इंग्लिश भी हो गया, ग्रीक भी हो गया, लैटिन भी हो गया, और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, तो अदर जो भी हमने लैंग्वेजेस देखा, ये हमारा लैंग्वेजेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से अच्छा एक चीज़ और, संस्कृत अगर आपसे पूछे कि संस्कृत जो भाषा है इससे कौन कौन से शब्द लिया गया है, तो इससे याद रखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्रीकल्चर का हिंदी में कृषि लिखते हैं वो संस्कृत से लिया गया। वहीं अगर आपसे पूछे कि शुगर केन किस शब्द का, किस वर्ड से लिया गया है, तो संस्कृत से लिया गया है। इस बात को याद रख लेंगे आप सब, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मुद्दा एग्रीकल्चर में। अच्छा, लैटिन से भी और एग्रीकल्चर से ग्रीक से भी और कौन कौन से शब्द बोला जाता है, तो उस बात को भी हम क्या करेंगे, याद रख लेंगे, जो इस टेबल के दौरान आपको बनाकर दिखाया गया है। आप कोशिश कीजिएगा कि इस टेबल को बहुत अच्छे से याद रख ले अपने आप को। जैसे एग्रीकल्चर लैटिन शब्द है,
हॉर्टिकल्चर, ओलेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और उसके साथ साथ फंगिसाइड। क्रेडिट, सेल, कंपोस्ट, कम्युनिकेशन, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा सोसाइटी, एक्सटेंशन और सॉइल साइंस। मार्केट, इवैल्यूएशन, पल्सेस, इन विवो, इन विट्रो। ये जितने भी आपने नाम सुना है वो लैटिन शब्द से लिया गया है। जिसके लास्ट में कल्चर है वो तो है ही है, साथ में जिसमें लास्ट में कल्चर भी नहीं है वो भी लैटिन शब्द से लिया गया। अच्छा, लैटिन का जो ट्रिक है वो याद करने का दूसरा ये ट्रिक है कि जो लार्ज एरिया में फैला हो वो भी लैटिन शब्द से लिया जा सकता है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में देखने को मिलेगा। जैसे कि पेस्टिसाइड बहुत बड़ी चीज़ होती है, छोटी चीज़ नहीं होती है। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड इज द पार्ट ऑफ पेस्टिसाइड, तो ये हो ही जाएगा। फंगिसाइड इज द पार्ट ऑफ पेस्टिसाइड। क्रेडिट का मतलब ये नहीं होता है कि किसी इंडिविजुअल आदमी का हो, एक लार्ज एरिया पे होता है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। सेल भी एक लार्ज एरिया पे होता है, चूँकि सेल के बारे में क्या बताया जाता है, ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ दी क्या है, बॉडी है। उसके बाद कंपोस्ट भी हमारा लार्ज एरिया में है। कम्युनिकेशन हम अकेले बात करते नहीं हैं, बहुत लोग बात करता है। सोसाइटी में हम अकेले रहते नहीं हैं तो सोसाइटी भी हमारा हो जाएगा। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि नॉलेज का प्रसार करना, तो ऐसा नहीं होगा कि नॉलेज सिर्फ अपने आप में प्रसार करोगे, आप पूरे लोगों के साथ भी कर सकते हो, बहुत लोगों के साथ करते हैं, इसलिए हम इसे लैटिन में रखते हैं। सॉइल और सॉइल साइंस का जो भी भाषा होती है वो लैटिन शब्द से ही लिया गया है। उसके बाद मार्केट बहुत बड़ी संख्या होती है, तो मार्केट भी, इवैल्यूएशन भी, पल्सेस भी, टू, इन विवो, इन विट्रो। इन विवो का मतलब होता है, या फिर इसको हम आगे समझेंगे, यहाँ पे आप पजल्स हो जाओगे। फिर वैसे ही ग्रीक की अगर हम बात करें तो सारा भाषा मैं आपको लिख कर लाया हूँ, सारा भाषा आप नोट कर लेंगे। एग्रोनॉमी, पैथोलॉजी, अर्थोपोडा, उसके बाद बायोडायनेमिक, इकोनॉमिक्स, क्लाइमेट। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एंजाइम, और फिर हमारे पास पैडोलॉजी, इडेफोलॉजी, इकोलॉजी, इंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, उसके बाद मेट्रोलॉजी और साइकोलॉजी, तो इसके लास्ट में लॉजी है, तो अब इसी बात है। ग्राउंड नट, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, तो प्लास्टिड आ जाता है, और उसके बाद फिर नेमाटोड आ जाता है। तो ये ग्रीक का शब्द है जो आपको थोड़ी बहुत याद रख लेनी है। अदर लैंग्वेजेस में बात करें तो अभी हमने जिक्र किया कि पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक से लिया गया है, सोसाइटी लैटिन और ग्रीक से लिया गया। वहीं फ्रेंच की अगर बात करें तो मैन्योर, इंटरप्रेन्योर, ट्रक गार्डनिंग और उसके साथ साथ वर्जिलाइजेशन, लेकिन ट्रक गार्डनिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अरबिक में मानसून, रबी, खरीफ और जायद। संस्कृत की बात करें तो शुगर केन, कॉटन और हमारे पास कृषि हो जाएगा संस्कृत शब्द का भाषा। और एंग्लो सेक्शन की बात करें तो इसमें टीलेज, वीड आ जाता है जो एंग्लो सेक्शन भाषा से लिया गया है। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर की तरफ और एग्रीकल्चर के डिफिनेशन की तरफ बात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि एग्रीकल्चर क्या है, क्या पूछे कि एग्रीकल्चर क्या है, तो आप एग्रीकल्चर के बारे में क्या बताते हो कि एग्रीकल्चर इज द डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टू स्टडी अबाउट दी सॉइल कल्टीवेशन या सॉइल फार्मिंग इज नोन एज एग्रोनॉमी। यही आप जिक्र करते हो, एग्रीकल्चर जिक्र करते हो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लो आप एनिमल हस्बेंड्री पाल रहे हो, तो क्या वो एग्रीकल्चर नहीं है? मान लो कि आप कोई नए टेक्नोलॉजी यूज़ करके सॉइल के बिना फार्मिंग कर रहे हो, तो एग्रीकल्चर नहीं है एग्रीकल्चर। मान लो कोई फ्रूट लगा रहे हो बिना किसी सॉइल का, तो वो एग्रीकल्चर नहीं है, वो भी एग्रीकल्चर है। तो क्या पहले के अनुसार हमारा डिफिनेशन गलत नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन अब हम इस मॉडर्न इरा की बात करें, मॉडर्न इरा की बात करते हुए चले, तो मॉडर्न इरा बताता है कि अगर आपको एग्रीकल्चर को परिभाषित करना है। अच्छा, यहाँ लैंग्वेजेस के बारे में नहीं कर रहे हैं बात, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि आप बताओ एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हो, ये क्या होता है अभी के अनुसार, तो हम 2-3 चीज़ें बता सकते हैं। एक बता सकते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, हालांकि क्रॉप प्रोडक्शन भी फर्दर 2 भागों में होगा, एक तो फील्ड क्रॉप होगा, एक गार्डन क्रॉप होगा। दूसरी अगर हम बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करते हैं। और तीसरी अगर हम बात करें तो इसमें सॉइललेस फार्मिंग, जिसमें हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक, एक्वाकल्चर, ये सारी चीज़ें इसमें आता है। तो एग्रीकल्चर को अगर अभी हमें डिफ़ाइन करना है तो हम क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक ब्रांच है किसका, साइंस का इन विच, देखो मैं समझ रहा हूँ कि ये मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं जो भी नोट कर रहा हूँ ये पूरे हाथ से लिख रहा हूँ और ये फ़ोन के स्क्रीन पे हो रहा है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो शुद्ध बोल रहा हूँ उसको लिख लेंगे। एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच डील्स अबाउट, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम जिक्र करते हैं किसके बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन, हम जिक्र करते हैं एनिमल हस्बेंड्री,
हम जिक्र करते हैं क्या, सॉइललेस फार्मिंग, सॉइललेस फार्मिंग के बारे में। उसी को हम क्या कह देते हैं, एग्रीकल्चर कह देते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर का मतलब ये सिर्फ नहीं होगा कि फसल उत्पादन से ही एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस और उसके साथ साथ हमारे पास सॉइललेस फार्मिंग भी होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज का जो सेशन है ये इंट्रोडक्शन पार्ट था जो आपको समझ में भी आया होगा और बेसिक भी क्लियर करेगा। कल से अपन सेशन को और ज़्यादा सेशन यानी कि 1-1 घंटा का क्लास लेंगे जिसमें हम ये बातें करेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ा जाता है, एग्रीकल्चर की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, और एग्रीकल्चर लैंग्वेज फॉर्मेशन तो आपने देख ही लिया। आगे का जो भी स्टेप होगा वो कल हम इसी टाइम पे आपको अपलोड कर देंगे। बाकी जो भी वीडियो का फीडबैक है कमेंट में एक बार ज़रूर बताया के जाइएगा, निगेटिव हो पॉजिटिव हो जो भी हो आप एक बार ज़रूर बताइएगा। और चीज़ें ना समझ में आए तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पे आप चाहें तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आपको संपर्क करके आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व कराया जा सकता है। 8076921823 इस बात को याद रख लेंगे, इस नंबर को नोट कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।